दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास शर्मा और सेकंड और थर्ड पार्ट पे आने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। दोस्तों ये वीडियोस में आपको मेरी ऑडियो क्वालिटी, मेरी साउंड जो है, आवाज़ जो है वो बैठी हुई मिलेगी। दोस्तों उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये मैंने वीडियो शूट किया था जैसे ही मैं कोरोना से रिकवर हुआ, उसके नेक्स्ट डे ही मैंने ये वीडियो शूट किया। दोस्तों जब मैं बीमार था तो मेरे दिमाग के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये चल रहा था कि मुझे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना बड़ा ज़रूरी है कि थेरेपी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और किस तरह से थेरेपी होनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में जो मेरी साउंड है या मेरी आवाज़ है वो बहुत बैठी हुई है, तो मुझे माफ़ करिएगा। जस्ट बियर विद द होल थिंग। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास शर्मा और आज हम सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो के बारे में बात करेंगे, ऑटिज़म और थेरेपीज़ के। दोस्तों हमने पहले पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस किया कि गोल्स ऑफ थेरेपी क्या होते हैं, स्पीच की डेवलपमेंट कैसे होती है और कैसे हमें मेन फोकस रखना चाहिए कि जो बच्चे का एनवायरनमेंट है उसके साथ उसका कनेक्शन रीस्टैब्लिश करने में कैसे कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट और कांस्टेंट थेरेपी और कांस्टेंट एंगेजमेंट बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो दोस्तों अब हम डिस्कशन करेंगे वेरियस पार्ट्स ऑफ थेरेपी के ऊपर कि थेरेपी का रोल क्या है, थेरेपी किस तरह से करनी चाहिए, कहाँ पर पेरेंट्स गलतियाँ करते हैं, स्कूलिंग का क्या रोल है और थेरेपी सेंटर्स का क्या रोल है। दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स के ऊपर भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पर आप ये एक सेकंड पार्ट है वीडियो का, आप पहला पार्ट देखेंगे तभी आपको सेकंड पार्ट समझ आएगा, तो पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि थेरेपी क्या है, व्हाट इज़ थेरेपी और किसे हम थेरेपी बोलते हैं और आपको क्या करना चाहिए थेरेपी में जिससे कि आपके बच्चा बेटर हो सके। तो आइए शुरू करते हैं थेरेपी के ऊपर वीडियो। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज़ थेरेपी। थेरेपी आखिरकार क्या होती है और कैसे पेरेंट्स थेरेपी खुद कर सकते हैं और क्या उसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं थेरेपी के। दोस्तों सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि थेरेपी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल। आप बच्चे के साथ किसी भी तरह से इंगेज कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में इंगेजमेंट कर रहे हैं, 1-to-1 बेसिस पे, उसे हम थेरेपी कहते हैं। थेरेपी समझने से पहले ये ज़रूरी है समझना कि किसे हम थेरेपी नहीं कहते हैं। दोस्तों मैंने अक्सर देखा है पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, घर के मेंबर बच्चे को पार्क ले जाते हैं और बच्चा पार्क में 1-1, 2-2 घंटे भागता रहता है, खेलता रहता है अपनी दुनिया में। दोस्तों ऐसी चीज़ों को हम थेरेपी नहीं बोलते हैं। ऑल्दो फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी गुड फॉर द किड्स, बच्चों के लिए भाग दौड़ करना ज़रूरी भी है उनकी सेहत के लिए, पर अगर हम थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें तो मैं इसको बिग नो बोलूँगा कि जहाँ पर बच्चा अपनी दुनिया में चले जाता है। सेकेंड पॉइंट जो मैं आना चाहूँगा जिसे हम थेरेपी नहीं कहते हैं वो है आईपैड्स हो गए, आईफोन्स हो गए, फ़ोन्स हो गए, टीवी हो गया, बुक्स हो गई, बुक्स बैठे बच्चे फ्लिप करते रहते हैं, देखते रहते हैं, इनको भी थेरेपी नहीं कहते। स्क्रीन टाइम शुड बी ज़ीरो। दोस्तों मैंने बाहर वाली कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, कनाडा में देखा है कि जैसे ही पेरेंट्स को पता चलता है कि बच्चे को ऑटिज़म है तो वो उसके लिए एक ट्रैम्पोलिन ले आते हैं, एक बेड टाइप का होता है जहाँ पर वो जंप करते हैं। दोस्तों ये भी उसकी इनवर्डनेस को प्रमोट करता है और इसको भी मैं बिग नो बोलूँगा कि आप बच्चे को इस तरह के सोफ़े पे जंप करना, एक बेसमेंट खाली कर दी, एक बड़ा कमरा दे दिया जहाँ पर बच्चा कॉन्स्टेंटली भागी जा रहा है, खेली जा रहा है, उसका एक टॉय रूम बना दिया और सैकड़ों टॉय ले दिए जहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली बिजी है अपने टॉयज़ के साथ। तो दोस्तों ये सब चीज़ें थेरेपी नहीं हैं। हम थेरेपी कहते हैं जहाँ पेरेंट्स बच्चे के साथ बैठ के या कोई भी घर का मेंबर या थेरेपिस्ट बैठ के बच्चे के साथ वर्क कर रहा है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करिए। दोस्तों ये एक गलती होती है जो मैंने देखा अक्सर पेरेंट्स करते हैं, गलती तो नहीं बट एक मिस डायरेक्शन होती है, एक गलत डायरेक्शन होती है जहाँ पर पेरेंट्स बच्चे को पढ़ाई कराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पेरेंट्स की एक्टिविटीज़ जो होनी चाहिए बच्चे के साथ,
वो होनी चाहिए कि आप बच्चे को स्टोरी सुना रहे हो, इंटरैक्टिव वे में सुनाइए आप, और उसको इस तरह से इंगेज करिए ताकि वो उन सब चीज़ों को उसके अंदर एक मज़ा ढूंढे, फन फील्ड एक्टिविटीज़ हो। थेरेपीज़ को मुश्किल मत बनाइए, पढ़ाई कराने की कोशिश मत करिए, वो बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखा है मैथ्स करवाने लग जाते हैं, डिफ़िकल्ट सम्स करवाने लग जाते हैं, या उसको पढ़ाने के बाद दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। तो ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है बच्चे के लिए, और बच्चे की थेरेपी के लिए एक रिजेंटमेंट डेवलप हो जाती है। किसी भी तरह की, कई बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स बच्चे को थेरेपिस्ट के पास लेके जाते हैं और थेरेपिस्ट बहुत एग्रेसिव होते हैं, या मारते हैं, चिल्लाते हैं, या स्ट्रिक्ट होते हैं, या टफ होते हैं। उसके बाद बच्चे कई कई महीने तक कोई थेरेपी नहीं ले पाते। मेन चीज़ जिस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि बच्चे के साथ 1-to-1 बेसिस पे माइल्ड वे में, जेंटल वे में, फन फील्ड वे में एक्टिविटीज़ करिए, ठीक है। और उसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती हैं कि आप बच्चे को एक कनेक्टेड स्टेट में आपने रखना है। आपने उसको पढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। डोंट ट्राई एंड टीच द चाइल्ड। मैं ये चीज़ बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है थेरेपी का, ठीक है। और दी मेन पॉइंट ऑफ थेरेपी इज लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ विद द चाइल्ड। पजल्स हो गए, ब्लॉक्स हो गए, नर्सरी राइम्स हो गई, इवन सिंगिंग सॉन्ग, वो भी बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। दोस्तों, मैं ये समझ सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए कहना बहुत आसान है, पेरेंट्स के लिए चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, स्पेशली जब पेरेंट्स स्टार्ट करते हैं थेरेपी देना। बच्चा बहुत ज़्यादा समय अपनी दुनिया में रहने के आदी हो चुका होता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होती हैं, और महीना 2 महीना दोस्तों पेरेंट्स के लिए वो चीज़ें बहुत टफ होती हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि इनिशियली 1-2 महीने आपको डिफ़िकल्टी बेयर करनी पड़ेगी जहाँ पर बच्चा रिस्पॉन्ड कम करेगा, बट एक बारी अगर आप क्लिक कर गए तो फिर चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो दोस्तों, रिमेंबर दैट कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट and fun-filled activities and keeping him in a state of happily connected with the environment is the goal of the therapy. दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कौन सी थेरेपी बेस्ट होती है। दोस्तों, जितनी मैंने थेरेपीज़ देखी हैं उनके अंदर ABA, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, इज़ वन ऑफ द बेस्ट थेरेपीज़ जितना मैंने देखा है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप वो देखिए और वो करवाइए। दोस्तों, पेरेंट्स बेस्ट थेरेपिस्ट होते हैं। जो आप लोग कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आप हज़ारों लाखों रुपया वेस्ट करेंगे बाहर थेरेपी सेंटर्स में जाने में, बहुत सारा समय आने जाने में चले जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी उनमें चले जाती है। अगर आप खुद डेडिकेटेडली बच्चे के साथ काम करें तो यू कैन वर्क वंडर्स। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम आते हैं वो है निगेटिंग इफेक्ट। निगेटिंग इफेक्ट क्या होता है दोस्तों? निगेटिंग इफेक्ट हम बोलते हैं जब आपने बच्चे को घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे थेरेपी दी, या बहुत अच्छे थेरेपी सेंटर लगे, बहुत अच्छे थेरेपिस्ट ने बहुत अच्छे से थेरेपी दी, और बच्चा घर आया और उसके बाद बच्चे को बहुत ज़्यादा समय अपनी दुनिया में रहने के लिए मिल गया। उसने टीवी देखा, उसने मोबाइल पे लग गया, उसने बुक्स को फ्लिप करना शुरू कर दिया, एक कॉर्नर में चले गया, अपने टॉयज़ में चले गया। तो दोस्तों, वो सारी चीज़ें आपने जो इतनी मेहनत की है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी, मतलब उसका असर ख़त्म कर देंगी। तो दोस्तों, अगेन हम उस पॉइंट पे आते हैं कि ये निगेटिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हमें बच्चे को कॉन्टिन्यूस इंगेजमेंट में रखना चाहिए और कॉन्टिन्यूसली उसके एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड रखना चाहिए। तो ये हमारा मेन गोल है थेरेपीज का। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है जिसके बारे में चर्चा मैं करना चाहूँगा, वो ये है कि लेवल ऑफ इंगेजमेंट क्या होना चाहिए। दोस्तों, अगेन मैं वही बात करूँगा कि पेरेंट्स बहुत मिसडायरेक्टेड होते हैं या उनको अवेयरनेस नहीं होती है। तो बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखा है कि बाय बीइंग विद द चाइल्ड, मतलब बच्चे के साथ होना को थेरेपी मान लेते हैं कि इसको छोड़ दो, मैं इसको देख लूँगी, या मैं इसको देख लूँगा, या ग्रैंड पेरेंट्स बोलेंगे आप इसको मेरे पास छोड़ दीजिए, मैं इसको देख लूँगा, और बच्चा अपनी दुनिया में रहता है, उनके साथ बैठा रहता है, खेलता रहता है। सो बाय बीइंग विद द चाइल्ड हम कोई गोल अचीव नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। सो द मेन पॉइंट ये है कि
बच्चे के साथ रहने से हम उसको थेरेपी नहीं मान सकते। अगर पेरेंट घर पे है और वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहा है या टीवी पे देख रहा है या मदर कुकिंग कर रही है और बच्चा साथ साथ घूम रहा है या बच्चा अपना टॉयज़ के साथ खेल रहा है, सो बीइंग विद द चाइल्ड डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। उसको हम थेरेपी नहीं बोलते हैं, ठीक है। हम थेरेपी बोलते हैं जब आप यू आर सिटिंग एंड यू आर वर्किंग विद द चाइल्ड। आपने अपना एक रूटीन बनाया, आप सुबह उठे, आपने बच्चे को नहलाया धुलाया खिलाया और उसके साथ बैठ के काम करना शुरू किया 2-3 घंटे के लिए। यू आर रीडिंग आउट बुक्स, यू आर डूइंग नर्सरी राइम्स। आप टॉयज़ के साथ भी अगर आप खेल रहे हैं तो आप उसके साथ खेलिए, उसका खेलना सिखाइए। आई नो इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब, बट जब एक्टिव एंगेजमेंट है, द वर्ड इज एक्टिव एंगेजमेंट, उसको हम थेरेपी बोलते हैं। बीइंग विद द चाइल्ड, बच्चे के साथ होने से, उसे हम थेरेपी नहीं बोलते हैं। और दोस्तों ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्टिव एंगेजमेंट इज़ द ओनली वे, जिसे हम 1-to-1 एंगेजमेंट बोलते हैं, जो थेरेपी का पार्ट होती है या जिसे हम थेरेपी बोलते हैं। तो दोस्तों हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो यहीं समाप्त होता है और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि थेरेपी कैसे देनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो यानी कि थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे स्कूलिंग के बारे में, थेरेपी सेंटर्स के बारे में, बच्चे की हाइपर एक्टिविटी के बारे में और उसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में। तो दोस्तों थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो देखना मत भूलिएगा।